एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हम लोग प्रादेशिक भूगोल भाग 5 के तहत एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये अध्याय 1 है। एशिया महाद्वीप में आज का जो सेशन है, सबसे पहले श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए, श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका किधर है? तो भारत के दक्षिण में स्थित है। ये वाला जो भारत का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसके दक्षिण में है, ये वाला श्रीलंका है। श्रीलंका में एक बड़ा द्वीप और अनेक छोटे छोटे उपद्वीप हैं। यह 5 डिग्री 55 मिनट से 9 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 79 डिग्री 42 मिनट से 81 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है और श्रीलंका की जो क्षेत्रफल है वह 65,610 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो श्रीलंका की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वह है 21.02 करोड़। और श्रीलंका की जो भाषाएं हैं, सिंहली है, तमिल है और अंग्रेजी है। देखिए, यूरोपीय व्यापारी श्रीलंका को पूर्व का मोती और स्वर्ग वाटिका की भौगोलिक उपमा देते थे। अरब के व्यापारी इसे चेरो या केरलो का द्वीप कहते थे। मनार की खाड़ी, पाक जल संधि और आदम का पुल या राम सेतु जो है, ये भारत को मतलब श्रीलंका को भारत से ये पृथक करते हैं। कौन कौन? मनार की खाड़ी, पाक जल संधि और राम सेतु। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका की पूरी मैप है। मैप को उठाइए और खुद से जो है आप इंडिकेट कीजिए कि पॉइंट पेड्रो कहां पर है, जाफना प्रायद्वीप कहां पर है, ठीक है, एलिफेंटा दरा कहां पर है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, काला नदी कहां पर है, यान नदी कहां पर है। तो आप जो है इसको इंडिकेट कीजिएगा खुद से। श्रीलंका की सबसे अगर बात करें तो ऊंची चोटी है पेथुरा थागला, और श्रीलंका की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपका महावेली गंगा, याद रखिएगा। श्रीलंका को अगर बात करें तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। श्रीलंका के भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो उत्तर में जाफना प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिम के जो तटीय पट्टी है, इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण जो द्वीप है, श्रीलंका का जो संपूर्ण द्वीप है, वो प्री कैम्ब्रियन युग की कठोर शैलों से बना हुआ है। देखिए, इनमें कयांत्रित और शिष्ट शैलों की प्रधानता है। कयांत्रित चट्टान और शिष्ट शैलों की प्रधानता होने के कारण इनमें बहुमूल्य रत्न मिलते हैं और इसीलिए श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका का केवल 1/8 भाग जो है 300 मीटर से अधिक ऊंचा है और शेष भाग समतल मैदान है। देश का दक्षिण मध्यवर्ती जो भाग है वो पहाड़ी है, जो सबसे ऊंचा भूभाग है और यह समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा पर है। इसकी सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पिदुरा तालगला या पेड्रो पॉइंट, इसकी ऊंचाई 2524 मीटर। इसके बाद क्रिगल पोता जो है, इसकी ऊंचाई 2500 मीटर। इसके बाद आदम पीक, इसकी ऊंचाई 2243 मीटर। इसके बाद तोतु पोला कंडा, इसकी ऊंचाई 2361 मीटर। और इसके बाद है कुदा गहला, इसकी ऊंचाई 2321 मीटर। ये सभी अन्य महत्वपूर्ण चोटी है। देश के उत्तरी भाग पर समतल तथा विच्छेदित मैदान स्थित हैं। इसके पश्चिम में हटन का पठार और पूरब में ऊआ बेसिन जो है स्थित है। महावेली गंगा श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो उत्तर पूरब की ओर बहते हुए बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। माद्रू ओया, आरू, काला ओया और कल्की गंगा अन्य प्रमुख नदियां हैं श्रीलंका की। और याद रखिएगा, सोना नायके समुद्र नामक बांध का जो निर्माण है गलओया नदी पर किया गया है, गलओया नदी। इसके बाद अगर बात करें तो श्रीलंका की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में मानसूनी जलवायु की पेटी में स्थित है। मानसूनी जलवायु की पेटी में स्थित है। इसकी जलवायु पर विषुवत रेखा की निकटता और द्वीपीय स्थिति का विशेष प्रभाव पड़ा है। मैदानी भागों में औसतन जो है जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और पर्वतीय भागों में 10 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रहता है।
कोलंबो का औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पर्वत देखिए, अगर बात करें तो पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर 508 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और विमुख ढालों पर यानी जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जो विपरीत जो एरिया है, इस ये जो एरिया होता है शुष्क हो, मतलब कि वृष्टि छाया होने के कारण शुष्कता यहाँ पर बनी रहती है। इसके तटीय भागों पर लगभग 102 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और मार्च से मई के बीच तक, यानी मार्च से मध्य मई तक सनवहनीय वर्षा होती है। देश का दक्षिणी पश्चिमी भाग दोनों मानसूनों से जो है वर्षा प्राप्त करता है, यानी दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून से, इसीलिए यह आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी और पूर्वी भाग में वर्षा केवल उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है, जो पर्याप्त नहीं होता है। यह जो है शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो श्रीलंका में लेटराइट मिट्टियों की जो है अधिकता है, जिसे स्थानीय भाषा में काबुक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो लाल व पीली पर्जौल, भूरी लाल व दोमट, चूना प्रधान लाल व पीली तथा जलोढ़ मिट्टियां भी यहाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो श्रीलंका में भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन और कम वर्षा के क्षेत्रों में बबूल और नागफनी जैसे छोटी झाड़ियों वाले वन जो है पाए जाते हैं। निचले ढालों के वनों को काटकर रबर के बागान जो है लगाए गए हैं। चेना या जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, चेना कृषि या झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि जो है, ये इन कृषियों से वनों का बहुत जो है ह्रास होता है। वनों को काटकर जो है कृषि की जाती है। एक स्थान पे अगर मिट्टी की जो है उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे जगह जो है वनों को साफ कर कृषि योग्य बनाया जाता है। इस तरह से किया जाता है। वहां पे भी अगर मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो कहीं और वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है। तो ये है आपका चेन्ना या स्थानांतरित कृषि। तो इन कृषियों से मतलब कि वनों का बहुत ज्यादा जो है ह्रास हुआ है। वनों के स्थान पे सावाना किस्म की अगर बात करें तो दमाना घास उगाई जाती है। पर्वतों के ढाल विमुख भागों पर जो है घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें पटाना कहते हैं। कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो दो प्रकार की कृषि की जाती है, एक बगानी, दूसरा निर्वाहक। देश की 60% कृषि भूमि पर जो है बगानी फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें चाय प्रमुख है, रबर, नारियल और अन्य महत्वपूर्ण बगानी फसलें जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। निर्वाहक कृषि के अंतर्गत चावल प्रमुख फसल है, जो कृषि भूमि के 1/3 क्षेत्र पर उगाया जाता है। पर्वतीय भागों में चेन्ना यानी स्थानांतरित कृषि के द्वारा भी चावल जो है उगाया जाता है। कपास, तंबाकू, गन्ना, पटसन, मूंगफली आदि व्यापारिक फसलें निर्वाहक स्तर पर ही जो है उगाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्यन है, यानी फिशरिंग, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। श्रीलंका में खनिज संपत्ति अल्प मात्रा में जो है पाई जाती है। लौह अयस्क, ग्रेफाइट, हीरा, नीलम, अब्रक, एल्मेनाइट, मोनाजाइट, काओलिन, थोरियम, ये सभी अल्प मात्रा में पाए जाने वाले श्रीलंका में खनिज हैं। यहाँ पर जो है श्रीलंका में कोयले का अभाव है। अलौह धातुओं के कुछ लाभकारी स्रोत तटीय बालू से प्राप्त होते हैं। मोनाजाइट और जिरकॉन, ग्रेफाइट तथा बहुमूल्य पत्थर श्रीलंका के सर्वाधिक मूल्यवान खनिज उत्पाद हैं। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो श्रीलंका में लघु एवं कुटीर उद्योग व्यापक रूप से प्रचलित हैं। खनिज संसाधनों की कमी के कारण देश में भारी उद्योगों की स्थापना जो है नहीं की जा सकी है। 1970 के बाद बड़े उद्योगों की स्थापना पर जो है ध्यान दिया गया है। सिरेमिक, खाद्य तेल, उर्वरक, सीमेंट, कागज, चमड़ा, रबर, चीनी उद्योग और वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पे विकसित किए गए हैं। अधिकांश उद्योग कोलंबो, निगम्बो, गाले, पुटलम और जाफना आदि नगरों में केंद्रित है। जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ बहुसंख्यक जो समूह है सिंहली लोगों का है और ये बौद्ध मतलब कि धर्मानुयायी हैं। प्रजातीय संगठन के दृष्टि से देश में अधिकतर जनसंख्या सिंहली लोगों की है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ तमिल, श्रीलंकाई मूल और भारतीय तमिल भी रहते हैं। कोलंबो, कैंडी, कोलंबो जो है पूर्व राजधानी है, कैंडी, अनुराधापुर, रतनपुरा, टिनकोमाली, निगम्बो और नुआरा एलिया प्रमुख नगर है। इंडोनेशिया के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इसका लोकेशन याद रखिएगा। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के अंतर्गत
विभिन्न आकार के जो है 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। 6,000, 17,000 में से 6,000 द्वीप पर लोग वास करते हैं, रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है, परिवर्तित जो राजधानी है वो है नुस्तारा। क्षेत्रफल कितना है तो 19,05,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इंडोनेशिया की कितनी है तो 26.11 करोड़ 2016 के डेटा के अनुसार। और इंडोनेशिया की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इंडोनेशियाई है। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, विस्तार कितना है तो कालीमंतान या बोर्नियो द्वीप जो है कुल क्षेत्रफल का 28% मतलब कि क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सुमात्रा जो द्वीप है ये कुल क्षेत्रफल का 24% में फैला हुआ है। इरियन जया कुल क्षेत्रफल का 22%, सुलावेसी ये जो है कुल क्षेत्रफल का 10% में, और जावा कुल क्षेत्रफल का 7% में जो है फैला हुआ है। ये जो है आपका इंडोनेशिया का जो मैप है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो मतलब कि इंडोनेशिया में वो कौन सा है, ध्यान में रखिएगा। मलक्का जनसंधि कहां पर है, मलेशिया कहां पर है, कालीमंतान कहां पर है, मकासर जल संधि कहां पर है, सुलावेसी सिलेबस कहां पर है। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। और विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा है, मतलब कौन वैसा जगह है इंडोनेशिया में जो विश्व में सबसे ज्यादा सिनकोना जो सिनकोना से क्या बनाया जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। सिनकोना जो वृक्ष है इसके छाल से औषधि तैयार किया जाता है, किसके लिए, आप कमेंट करके बताइएगा। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ठीक है। यह है बाडुंग। बाडुंग जो है इंडोनेशिया में एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सिनकोना के आपूर्ति मतलब कि सिनकोना के जो वृक्ष है यहां से छाल की जो है सिनकोना के छाल की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नई राजधानी स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप यानी पूर्वी कालीमंतान में स्थित नुसंतारा किया जा रहा है। इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल इरियन जाया के पूर्व में पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज सरावाक और सबाह से मिलती है। भौतिक लक्षण क्या है, इंडोनेशिया के जो भौतिक लक्षण है, प्राचीन सुंडा भूखंड पूर्वी सुमात्रा से बोर्नियो तक जो है फैला हुआ है। सुदूर पूर्व में न्यू गिनी भी इस प्राचीन भूखंड का जो है अंग है। इन भूखंडों पर अपरदित प्राचीन वलित पर्वत के अवशेष और इनके तटों पर नई जलोढ़ के निक्षेप मिलते हैं। विभिन्न भूखंडों के मध्य गहरे सागरीय गर्त पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के द्वीपों की स्थलाकृति सामान्यतः पर्वतीय है। इनमें से अधिकांशतः जो है 3,000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इंडोनेशिया के लगभग सभी द्वीपों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इरियन के पुनकांक जया पर्वत की ऊंचाई 4,884 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। जावा और सुमात्रा के बीच स्थित क्राकाताऊ विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीपों में से एक है। इंडोनेशिया के सबसे बड़ी नदी मामबेरामो है, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। जलवायु के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया की जलवायु विषुवतीय है, किंतु यहां मानसूनी जलवायु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यहां पर वर्ष भर यानी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। जकार्ता में वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान पर अगर बात करें तो तापमान पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। तटीय भागों का तापमान 24 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहता है। केवल जावा के पश्चिमी भाग तथा निम्नवर्ती सुंडा में जून से सितंबर के बीच जो है यहाँ का जो मौसम होता है महीने में शुष्क मौसम रहता है। इस महीने में जून से सितंबर के महीनों में इंडोनेशिया के लेसर सुंडा द्वीप समूह में बाली, तिमोर आदि सम्मिलित है, जबकि ग्रेटर सुंडा द्वीप में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावासी द्वीप आते हैं। याद रखिएगा इसको, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टी, यानी इंडोनेशिया के जो प्राकृतिक वनस्पति और जो यहाँ की मिट्टी है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद कृषि, फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, फिर पॉपुलेशन, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडोनेशिया में जो प्राकृतिक वनस्पति और जो मिट्टी है, इंडोनेशिया में जलवायु एवं धरातल की भिन्नता के अनुसार वनस्पति और मिट्टियों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो जैसा जल मतलब कि धरातल है उस प्रकार की
धरातल में जैसे जैसे भिन्नता पाई जाती है वैसे वैसे वहां पर वनस्पति और मिट्टियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ का अधिकतर भाग विषुवत-रेखीय वनों से जो है आच्छादित है। पर्वतीय क्षेत्रों में सदापर्णी वन, विमुख ढालों पर पर्णपाती वन और सवाना घासें जो है उगाई जाती हैं। समुद्र तटीय निम्न भूमियों में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। इंडोनेशिया का लगभग 2/3 भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों से जो है आच्छादित है। तो उष्णकटिबंधीय जो 2/3 भूभाग है इंडोनेशिया का, वो उष्णकटिबंधीय मतलब कि कठोर लकड़ी के वनों से आच्छादित है, फैला हुआ है। कठोर लकड़ी के वन मिलते हैं। अधिक वर्षा के कारण अपक्षालित लैटराइट मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं। पर्वतों पर ज्वालामुखीय लावा के द्वारा निर्मित उर्वर मिट्टियां जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। इंडोनेशिया के कृषि के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया के कुल क्षेत्रफल के 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि कार्य की जाती है। सुमात्रा और कालीमंतान में रबर तथा सुलावेसी तथा अन्य पूर्वी द्वीपों पर नारियल की बगानी कृषि जो है की जाती है। नारियल की कृषि की जाती है, नारियल के बगान लगाए जाते हैं। चावल, मक्का, कसावा, शकरकंद और सोयाबीन यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं। रबर, तेल, ताड़, नारियल, कहवा, चाय, कोको, गन्ना, तंबाकू यहाँ की ये मुख्य नकदी फसलें हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया खनिज संसाधनों के दृष्टि से पर्याप्त रूप से जो है मतलब कि समृद्ध है, फला फूला है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, कोयला, टीन, बक्साइट, तांबा, निकेल, चांदी और सोना है। चीन के बाद इंडोनेशिया विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टीन उत्पादक राष्ट्र है। तो चीन पहले स्थान पे टीन के उत्पादन में और दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। सुमात्रा और उसके निकटवर्ती द्वीपों में टीन प्राप्त होते हैं। विश्व के लगभग 25% टीन का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। इसके आर्थिक विकास में इंडोनेशिया के जो आर्थिक विकास है, इसके आर्थिक विकास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से सुमात्रा और कालीमंतान द्वीप में पाया जाता है। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया के अधिकांश उद्योग जावा द्वीप के नगरों में स्थित है जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं। जकार्ता और सुराबिया मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ मुख्य उद्योगों में खाने की वस्तुएं तैयार करना, सूती वस्त्र, सीमेंट, वाहन, मशीन, टायर, रबर, प्लास्टिक, उर्वरक, रसायन, सिगरेट और विद्युत उद्योग आदि हैं। पर्यटन भी इंडोनेशिया का प्रमुख उद्योग है। बाली द्वीप पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को जो है आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया में निर्जातीय दृष्टि से अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ 300 से अधिक निर्जातीय समूह हैं जो 250 भाषाएं बोलते हैं। मलय, जावन, सुडानी, मदरूसी, बलिनी, अम्बोन, अल्फर, डयाक, तोरजा, बतक, मिनहासा और पापुआ नामक निर्जातीय समूह इंडोनेशिया में निवास करते हैं। यहाँ की 60% जनसंख्या जावा द्वीप पर रहती है। यह जनसंख्या के दृष्टि से इस्लाम धर्म को मानने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की 87% जनसंख्या जो है इस्लाम धर्म को मानती है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट मलेशिया है। मलेशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मलेशिया विषुवत वृत्त के उत्तर में 1 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इस देश के 2 भाग हैं जिसमें से एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर अलग अलग में जो है स्थित हैं। पहला है पश्चिमी मलेशिया यानी मलाया प्रायद्वीप जो एशिया के मुख्य भूभाग का ये अंग है। दूसरा है पूर्वी मलेशिया जो बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग सरावाक एवं सबाह का ये मतलब कि अंग है। इन दोनों भागों को दक्षिण चीन सागर जो है अलग करता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूर्वी मलेशिया 60% है, किंतु सबाह एवं सरावाक में देश की कुल जनसंख्या 20% निवास करती है। सरावाक में चीनी मूल के निवासी जो है रहते हैं। मलेशिया की राजधानी याद रखिएगा कुआलालंपुर है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3,32,965 वर्ग किलोमीटर है। और मलेशिया की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है 2017 के डेटा के अनुसार वो है 3.20 करोड़। भाषाएं, मलेशिया की जो लैंग्वेज है वो मलय और अंग्रेजी है। प्रायद्वीपीय मलेशिया 11 राज्यों में विभाजित है। पश्चिमी और उत्तरी बोर्नियो में सरावाक और सबाह 2 राज्य हैं। एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित होने के कारण प्रायद्वीपीय मलेशिया एक और मलक्का जल संधि के द्वारा
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से और दूसरी ओर दक्षिणी चीन सागर के द्वारा जो है सरावाक और सवा से जो है पृथक होता है। तो याद रखिएगा, मलक्का जल संधि के द्वारा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से और दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर द्वारा सरावाक और सबा से ये पृथक होता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो ध्यान में रखिएगा जो इसका भौतिक लक्षण है, जैसे मलाया प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग यानी 3/4 जो भाग है पर्वतीय है। ठीक है, कैसा है? पर्वतीय, 3/4 भाग, जिसमें से उत्तर से दक्षिण की ओर कई समानांतर पर्वत श्रेणियां फैले हुए हैं। इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो कितना है? 1200 से 2100 मीटर के बीच है, यानी 1200 से 2100 मीटर के बीच है। इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा मासिन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2100 मीटर है। देखिए, इस प्रायद्वीप के पूर्व में छोटी किंतु ऊंची श्रेणी माउंट अगर बात करें तो देखिए जो इसकी यहाँ पे अगर ध्यान में रखने लायक जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रायद्वीप के जो पूर्व में जो छोटी श्रेणी है वो माउंट तहान है। माउंट तहान की जो ऊंचाई है 2187 मीटर है और पश्चिम में लारुट पहाड़ी स्थित है और तटीय भागों में ये संकरे मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा तटीय भागों में ये क्या है? संकरे मैदान है। सबाह का अधिकतर भाग पहाड़ी है लेकिन सरवाक एक मैदानी भाग है। मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी किनाबालू, जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है, किनाबालू है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किनाबालू। मलाया प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में तोगान पठार स्थित है और समुद्र तट के सहारे जलोढ़ मैदान की मिट्टी, यहाँ पे जलोढ़ मैदान की जो पट्टी है वो यहाँ पे मिलती है। और इसके बाद अगर बात करें तो देखिए पहा हवांग और केलांतान यहाँ की प्रमुख नदियां है। पहा हवांग और केलांतान यहाँ की, कहाँ की? मलेशिया की प्रमुख नदियां हैं। मलेशिया के जलवायु के बारे में अगर बात करें तो विषुवत रेखा के नजदीक स्थित होने के कारण मलेशिया में विषुवत रेखीय उष्णार्द्र जलवायु जो है पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर यानी सालों भर समान रूप से उच्च तापमान और अधिक वर्षा होता है। मलेशिया में वार्षिक तापांतर जो है यानी अगर वार्षिक एवरेज अगर देखें, तापांतर देखें तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो सबाह के 67% क्षेत्र पर 67% भाग पर वनों का विस्तार है, जिनमें 74% वन क्षेत्र सदापर्णी और मैंग्रोव वर्ग के हैं। सरावाक और सबाह में प्रायद्वीपीय मलेशिया के अपेक्षा अधिक घने और अधिक अविच्छिन्न वन पाए जाते हैं। यहाँ लैटराइट मिट्टियों की प्रधानता है। लावा की उर्वर और जलोढ़ मिट्टियां भी जो है यहाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी निम्न तटीय भूमि में अम्लीय पीट मिट्टी पाई जाती है। कृषि के बारे में अगर बात करें तो देश के मात्र 18% क्षेत्र पर ही कृषि कार्य होता है। अधिकांश कृषिगत भूमि पर बागानी कृषि होती है या बागानी कृषि की जाती है। मलेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, जो समुद्र तटीय मैदानों और आंतरिक घाटियों में उगाया जाता है। बागानी कृषि के अंतर्गत रबर, नारियल और ताड़ को जो है उगाया जाता है। ये प्रमुख हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो मलेशिया में प्राप्त होने वाले खनिजों में टीन, लोहा, बक्साइट, एल्मेनाइट, सोना, चांदी, टंगस्टन और पेट्रोलियम आदि प्रमुख है। टीन का अधिकांश उत्पादन किंता घाटी में ईपो तथा ताइपिंग के निकट और मतलब कि जो टीन का उत्पादन होता है अधिकांश कहां पर होता है? किंता घाटी में ईपो और ताइपिंग के निकट, और शेष कुआलालंपुर के निकट प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का, अच्छे किस्म का अगर बात करें तो उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा याद रखिएगा कहां पर मिलता है? तो त्रेंगानू प्रांत में बक्साइट अगर बात करें तो जोहोर प्रांत में तेलोक व रामूनिया क्षेत्र में टंगस्टन, केदा एवं याद रखिएगा त्रेगानू प्रांतों में प्राप्त होता है। नाम थोड़ा सा अजीब है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो सबाह में याद रखिएगा सबाह में तांबे की खानें हैं, जबकि सरावाक में बक्साइट और कोयला खान मौजूद है, कोयला का खनन किया जाता है। मलेशिया की सबसे महत्वपूर्ण संपदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो मलेशिया में सूती वस्त्र, पेट्रोलियम शोधन, रासायनिक पदार्थ, बिजली के उपकरण
वाहन और कृषि उपकरण, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण आधारित जो उद्योग हैं प्रमुख हैं। यहाँ आधारभूत खनिजों और कोयलों की कमी के कारण उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो मलेशिया की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। मलय यहाँ की राजकीय भाषा है। यहाँ की जनसंख्या में भारतीय और चीनी मूल के लोग भी रहते हैं। देश की राजधानी कुआलालंपुर मलाया प्रायद्वीप में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा नगर, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। अन्य नगरों में अगर बात करें तो मलाक्का, पुत्राजया, ईपो, पेहांग, पालेमबांग, मेदान, पुतजोहर और बहारू प्रमुख है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है चीन, चाइना। तो देखिए अगर बात करें तो चाइना जो है, चाइना के बारे में हम लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। चाइना काफी महत्वपूर्ण है। चाइना जो है यानी जो चीन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको याद रखना है, यहां से भी इस मतलब की लाइन से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चीन चौथा विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो 18 डिग्री से 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री से 135 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं, जो स्थल सीमा है, लगभग 21,260 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व में सर्वाधिक देशों में 16 देशों में ये मतलब कि मिलती है। तो ये विश्व में सर्वाधिक 16 देशों से ये मिलती है। 16 देशों में इसका जो है जुड़ाव है, इसके सीमा लगते हैं। तो याद रखिएगा इसकी स्थलीय सीमा लगभग कितना है, 21,260 किलोमीटर लंबी है और 16 देशों से इसके स्थलीय सीमा जो है लगते हैं। देखिए चीन का जो राजधानी है बीजिंग है। चीन का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या 2019 के डेटा के अनुसार 140.3 करोड़ है और इसकी भाषाएं जो चीन की लैंग्वेज है मंदारिन और ऊ है। मंदारिन और ऊ। सीमावर्ती देश अगर बात करें तो उत्तर में कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया है। पश्चिम में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। दक्षिण में इसके सीमा से जो लगने वाले देश हैं भारत है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम है और पूरब में उत्तर कोरिया से इसका सीमा जो है लगता है। चीन गणतंत्र में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 22 प्रांत और 5 स्वायत्त प्रदेश और 3 केंद्र शासित नगरीय क्षेत्र जो हैं सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए भौतिक लक्षण, चीन की जो भौतिक लक्षण है वो क्या है। चीन के 15% भाग पर मैदान है। चीन का जो 15% भाग है मैदानी है और शेष भूभाग लगभग 2/3 भूभाग जो है वो पहाड़ी और निम्न ऊंचाई के पठार हैं। चीन की धरातलीय ऊंचावच पश्चिम से पूरब की ओर नीचे होते जाते हैं। इसका पश्चिमी भाग पर्वतीय और बीहड़ है। इसमें जो है अगर बात करें तो बर्फ से ढके हुए शिखरों और हिमानियों वाली ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कैलाश और कुनलुन पर्वत श्रेणियां। पर्वत के मध्य अनेक अंतर पर्वतीय जो है पठार और बेसिन स्थित हैं, जिनमें तिब्बत का पठार, सैदाम बेसिन, तारिम बेसिन, जुंगेरियन बेसिन, गोबी बेसिन। इसके बाद अगर बात करें तो आडोस पठार, यूनान का जो पठार है ये सम्मिलित हैं। तकलामकान एक ठंडा और निर्जन मरुस्थल है। तकलामकान ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे मतलब कि कोई जीवों के लिए मतलब कि अनुकूल स्थिति नहीं है। जो तारिम बेसिन में जो तकलामकान मरुस्थल है ये तारिम बेसिन में स्थित है। लोयस पठार बहुत बारीक कणों वाली पीली मिट्टी से बना है जिसे लोयस कहते हैं। चीन में विस्तृत नवीनीकृत या नवीकृत मैदान हांगहो, यांगसी, सीकियांग तथा उत्तर पूर्वी जो या मंचूरियाई जो मैदान है ये सभी हैं। तो विस्तृत जो नवीकृत मैदान है कौन कौन से हैं, हांगहो, यांगसी, सीकियांग की मैदान। इसके बाद उत्तर पूर्वी या मंचूरियाई मैदान, चीन के पूर्वी भाग का विशाल मैदान हिंगन, ताइकांग और वुशान पर्वत श्रेणियों के सिरे से समुद्र तट तक जो है ये विस्तृत है। अपवाह के बारे में अगर बात करें तो जिनजियांग, यांगटीसी और ह्वांगहो नदियां चीन में पूरब की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती हैं, जिनमें से जिनजियांग नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। यह सिंचाई और नौवहन के लिए उपयोगी है। ह्वांगहो नदी उत्तरी चीन को जो है सिंचित करती हुई
बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है। इसे पीली नदी या येलो रिवर भी कहा जाता है। जलवायु के बारे में अगर बात करें तो चीन का अधिकतर भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। चीन का अधिकतर भाग जो है कहां पर स्थित है? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, याद रखिएगा। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी एवं मध्य चीन की जलवायु जो है महाद्वीपीय है। चीन के अगर बात करें तो चीन के दक्षिण पूर्वी भाग की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और दक्षिण एवं मध्य चीन की जो जलवायु है वह महाद्वीपीय है। देश का एक भाग जो है शुष्क मरुस्थलीय है और ऊंचे पर्वतीय तथा पठारी भागों में उप आर्कटिक जलवायु जो है पाई जाती है। तिब्बत का पठार और मंचूरिया का आंतरिक भाग में इस प्रकार की जलवायु के जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। तापमान और वर्षा के वितरण पर भू आकृति तथा समुद्र से दूरी का काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे कि उत्तरी और पश्चिमी चीन में जनवरी का जो तापमान होता है हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे रहता है। हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे रहता है, परंतु दक्षिण की ओर जाते हुए तापमान में वृद्धि होती है और वुहान नगर का तापमान जनवरी के महीने में 5 डिग्री सेंटीग्रेड और गुआनझाओ का तापमान लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो है चीन का जो मैप दिया गया है, आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चीन का जो है मैप है। अगर आपके पास मैप है तो आप एक बार जो है इसको अच्छे से एनालिसिस करके ऑब्जर्व करके आगे बढ़िएगा। ये कजाकिस्तान है, इधर ताजिकिस्तान है, ठीक है, इधर पूर्वी चीन सागर है, ये जो एरिया है उत्तर कोरिया का है। चीन की जो इस्पात राजधानी है वो कौन सी है? तो ऑनसन है, याद रखिएगा। इसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगचे नदी है, ठीक है। लाल बेसिन कहां पर है? वुहान कहां पर? यूनान का पठार कहां पे है? आप इसको एक बार, या रेड नदी कहां पर है? कुनलुन शांत पर्वत जो श्रेणी है वो कहां पर है? तकला मकान मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, इन सभी को इंडिकेट करके आप आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनों के द्वारा मई सितंबर के बीच होती है, जिसकी मात्रा दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो चीन में कृषि योग्य भूमि के विस्तार के कारण वनाच्छादित क्षेत्रों में कमी आई है। जुंगारियन पर्वत यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के 2 भागों में जो है विभाजित होते हैं। इस पर्वत के दक्षिण पूर्व में पतझड़ वन और उत्तर पश्चिम में स्टेपी घास के मैदान या मरुस्थलीय वनस्पति जो है पाई जाती है। मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो चीन की 90% मिट्टियां लोयस और जलोढ़ हैं। यहाँ की जो मिट्टी है मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जो चावल और गेहूं के खेती के लिए काफी उपयुक्त हैं। यहाँ के 10% क्षेत्र पर अपशिष्ट मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तर चीन में अगर बात करें तो पेडोकल और दक्षिणी चीन में पेडाल्फर मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तरी मंचूरिया की एक पट्टी में चेरनोजेम मृदा पाई जाती है, जिस पर अधिकांशतः चारागाह है। कोड़धारी वनों के प्रदेशों में पुर्जोल मृदा जो है पाई जाती है। लेटराइट और पीले रंग की मिट्टी में चाय, चावल की खेती और सहतूत के वृक्ष जो है उगाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कृषि, जो चीन की कृषि है, चीन है एक कृषि प्रधान देश है। चीन क्या है? कृषि प्रधान देश है, जहां 42% क्षेत्र पर कृषि या वानिकी तथा पशुपालन किया जाता है। चीनी कृषक 4000 वर्ष से जो है 4000 वर्ष से भी अधिक समय से गहन कृषि और उद्यान कृषि करते आ रहे हैं 4000 वर्षों से। इसीलिए चीन को 40 शताब्दियों के कृषकों का देश जो है कहा जाता है। चीन में प्रायः बाढ़ और सूखे का प्रकोप घटित होते रहते हैं, इसीलिए इसे अकालों का देश भी कहा जाता है। तो चीन में क्या होता है? सूखे या बाढ़ का प्रकोप जो है मतलब कि होते रहता है, इसीलिए काफी ज्यादा होता है, इसलिए अकालों का देश भी चीन को कहा जाता है। दक्षिण और मध्य चीन में चावल प्रमुख फसल है। गेहूं, सोयाबीन और ज्वार बाजरा उत्तरी चीन की मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। रेशम, कपास और तंबाकू यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। रेशम और चाय के लिए चीन विश्व में प्रसिद्ध है। सुअर, मुर्गी, बतखें चीन में घरेलू जानवरों और पंछियों के रूप में सभी स्थानों पर पाले जाते हैं। समुद्री तटों और बाढ़ के पानी से भरे धान के खेतों में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो एशियाई देश में चीन सर्वाधिक खनिज संपन्न देश है। लौह अयस्क, टंगस्टन, टीन, सीसा, जास्ता, बॉक्साइट, तांबा, एंटीमनी, निकेल, मैग्नीज, मोल्डिवेनम, पारा, सोना आदि यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन है। चीन में विश्व के सभी जो है 150 ज्ञात खनिज उपलब्ध हैं।
जिनमें से 20 खनिजों के भंडार में चीन विश्व के अग्रणी देशों में शुमार है। कोयला भंडार के दृष्टि से चीन विश्व में द्वितीय स्थान और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में देश का 2/3 कोयला जो है यहां मिलता है। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। पिछले 50 वर्षों में चीन में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है। लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, वस्त्र, कागज, चीनी, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन और रासायनिक पदार्थ बनाने, बिजली का सामान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं। देखिए, सूती वस्त्र के अधिकांश कारखाने संघाई में स्थित हैं, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 5वां भाग यहां रहता है। चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए विश्व में सबसे अधिक कठोर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम अपनाए हैं। चीन प्रति व्यक्ति कम कृषि क्षेत्र यानी लगभग 1/15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वाले देशों में से एक है। बीजिंग देश की राजधानी है, प्रशासनिक तथा औद्योगिक केंद्र है। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, जो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण नगर तियानजिन, सन्यांग, वुहान और ग्वांगझाऊ यानी कैंटन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जापान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो कंट्रीज हैं एशिया महाद्वीप में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।